देखना भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने, मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ, हम लोग सारे मॉडल पढ़ चुके हैं, ठीक है, सारे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद तीसरा जो मॉडल आया था बोहर वाला, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल था, जिसमें बोहर की मदद से हमने एनर्जी निकालना सीख लिया, रेडियस निकालना सीख लिया, वेलोसिटी निकालना सीख लिया। कोई किसी ऑर्बिट से जंप कर रहा है, जिसमें पूरे तुमने जो भी सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन सारे इसी पे भरे होंगे, ये इससे यहाँ कूद रहा है तो बताओ वेवलेंथ बताओ, एनर्जी बताओ, वेलोसिटी बताओ, करोगे। जिस एक आधा बच्चों ने नहीं कर रखे तो करना, ठीक है। उसके बाद हमने जब ये हो गया तो बेटा बोहर बहुत सारी चीज़ें नहीं समझा पाया था, तो उसके लिए आगे कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने समझाया, जो हमने पढ़ा था। जैसे एक आए थे हिंसबर्ग साहब, कौन आए थे? हिंसबर्ग। एक आए थे डी ब्रॉगली, क्या आए थे बेटा? डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली साहब ने बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, तो उसका एक पार्टिकल नेचर होगा और एक कैसा नेचर होगा? वेव। फिर उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने डी ब्रॉगली के 2-3 फॉर्मूले डिराइव कर लिए थे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। और हमने क्या डिराइव कर लिया था कि जो एच बाय पी की जगह में और क्या लिख सकते था? √2m के ई। क्या लिख सकते था? √2m के ई। अरे पढ़ लिया है ना सब तो हमने? अरे पढ़ लिया था ना डी ब्रॉगली वाला सारा फंडा, कि नहीं पढ़ा? बताओ, पढ़ लिया था ना ये, कि भाई जो डी ब्रॉगली साहब थे उन्होंने बोला था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी को मैं और क्या लिख दे रहा था बेटा? √2m के ई। और एक और तरीके से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया था, क्या बताया था बताओ? √2m के ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Q इंटू वी। क्योंकि हम पढ़ के आए थे ना कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है बेटा? EVS। क्या होता है बेटा? EVS। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वाला पार्ट हम लोग पढ़ के आए थे। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ, नहीं पढ़ा था? चलो अब देखो इसके बाद की कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम क्या है देखो, अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? अब मैं आपको वहाँ पे लेके, अच्छा इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ ली, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या पढ़ लिया था बेटा? हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी। उन्होंने बोला था अगर कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है, तो आप एक ही पॉइंट पर उसका पोजीशन और मोमेंटम निकाल नहीं सकते, हमेशा एक अनसर्टेनिटी आएगा, हमेशा एक एरर आएगा। तो उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अरे पढ़ चुके थे, इसको हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी किया था। क्या मॉडिफाई किया था बताओ? बताओ, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अब इसमें हमने क्या थोड़ा सा चेंज कर दिया था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब टी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। तो ये क्या हो जाता था? एसेलरेशन। क्या हो जाता था? एसेलरेशन। अब बताओ, मास इंटू एसेलरेशन क्या होता है बेटा? फोर्स। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन, या चेंज इन एनर्जी। तो हमने चेंज इन एनर्जी इंटू टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ये भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया था पिछली क्लास में। अरे कर लिया था, क्वेश्चन भी कर लिए थे, 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे, 2-3 आपको होमवर्क दे दिए थे। पीपीटी में जो 2-4-5 सवाल थे मैंने वो भी आपको सॉल्व करवा दिए थे। अरे कर लिया था हमने इतना। चलें अब आज के पार्ट पे। चलो देखना, थोड़ी देर अगले 5-7 मिनट जो पढ़ाऊंगा ना, अगर नहीं समझ आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इतने काम की चीज़ ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अगले के 5-7 मिनट जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, अगर ये चीज़ नहीं आपको बहुत ज़्यादा समझ आ रही तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ना लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, दिक्कत ये है। अब सही है, बेटर है, पहले से बेटर है। देखना बेटा, अभी हमने सारे मॉडल्स पढ़ लिए, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ाऊंगा बेटा। देख, एक साइंटिस्ट था जिसने ये बोला कि जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है ना, इसको मैं कुछ फॉर्मूले से डिराइव करूंगा, कुछ फॉर्मूले से आपको दिखाऊंगा कि कैसे पार्टिकल नेचर वेव नेचर एक्सप्लेन करा। मैंने फिर बोला घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये समझना है तो ज़्यादा, ठीक है। उनका नाम था बेटा स्क्रॉन्डेर। क्या नाम था बेटा? स्क्रॉन्डेर। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेव नेचर भी होता है और कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। तो इन्होंने
इन्होंने ना कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे एक शब्द उन्होंने बोला वेव फंक्शन। क्या बोला बेटा? वेव फंक्शन। अभी हम लोग ना मोटा मोटा आप बस ऐसे याद रख लो, 2-4 शब्दों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि जैसे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी हो रही है, उसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई नोडल प्लेन होता है। मतलब एक प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी होती है, जहाँ पे नहीं हो रही, एक उसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए आप याद रखो, साई को उन्होंने बोला वेव फंक्शन। क्या बोला बेटा? वेव फंक्शन। साई स्क्वायर को क्या बोला? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की, उसको उन्होंने किससे डिनोट किया बेटा? साई स्क्वायर। किससे बेटा? साई स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद एक इन्होंने बोला कि अगर हम छोटे से वॉल्यूम में अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो उन्होंने उसे किससे डिनोट कर दिया? साई स्क्वायर इंटू डीवी। साई स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी मतलब छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हमने किससे डिनोट कर दिया? साई स्क्वायर इंटू डीवी। उसके बाद ये जो स्क्रैडिंजन इक्वेशन जो इन्होंने बनाई, उन्होंने ये इक्वेशन बनाई कि इसकी मदद से आप टोटल एनर्जी, पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी सब बता सकते हो। बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये, तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं याद होगा। ठीक है। मेंस एडवांस के क्वेश्चन है, मेंस एडवांस में आते हैं इससे क्वेश्चन। तुम्हारे लेवल में मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो इन्होंने एक शब्द और बता देते हैं। देखो कभी भी ये जो अच्छा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ये देखो ये जो हमने साइन बना रखा है, इसे हम लोग कहते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। क्या है बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या कह देंगे? पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। इसी के टर्म में इन्होंने फॉर्मूले को डिराइव किया था। देखो फॉर्मूला इन्होंने जो डिराइव किया वो क्या है बेटा? देखो क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब ना जितने भी एक्सिस हैं सभी एक्सिस में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश की। डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई, डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड प्लस 8 पाई आर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। अब इसमें आपको बस ये पता करना है, ई जो होता है बेटा वो होता है टोटल एनर्जी। क्या होता है बेटा? याद है अभी हमने निकाला था कुछ दिन पहले, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं निकाला था? पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक, एक दूसरे के माइनस होता था, एक डबल होता था, भूल गए? याद है? वही है एनर्जी माइनस वी। क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा? पोटेंशियल। ये सब क्यों है? ये सब क्यों है? देखो मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं आया होगा, है ना, मुझे पता है ना, तो कुछ नहीं आया ना, मुझे पता है हर साल यही होता है, तो हमें समझने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई सवाल नहीं आने का। बस इसलिए बता दिया कि साइंटिस्ट का आप नाम याद रखना, इनकी मदद से हम 2-3 चीज़ें बेटा पता कर पाए। देखना अब जो हम पढ़ेंगे ना, अब काम का, अब आपको समझ भी आएगा। ठीक है, अब समझ आएगा। जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने 2-4-5 बातें बताई, देखना ध्यान से सुन लेना बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना, अब काम की चीज़ है। ठीक, जब ये अपनी डेरिवेशन कर रहे थे, आप खुद बताओ कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन की मिलने की कितनी होगी? 1। अरे 1 का मतलब 100%। और मिनिमम कितनी होगी? 0। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं कभी भी, साई स्क्वायर का मतलब ही क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और डीवी का मतलब छोटे से वॉल्यूम है। तो छोटे से वॉल्यूम का अगर हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब मैंने पूरे एक्सिस ले लिए कि भाई अगर मैं पूरे एक्सिस पे अगर मैं देख लूँ कि मैक्सिमम आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन किया? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक, तो अब देखो इनकी मदद से बेटा इन्होंने 2-3 शब्द बता के ये लोग भाग गए, ये साइंटिस्ट जो थे। एक इन्होंने बताया एन। क्या बताया बेटा? एन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम। एक बताया एल। क्या बताया बेटा? एल, इसको हम लोग कहते हैं सब्सिडेरी क्वांटम नंबर या एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? एजी म्यूचुअल या सब्सिडेरी क्वांटम नंबर। तीसरा है बेटा एम। क्या है बेटा? एम, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा अभी तक जितना हमने पढ़ाया आपको समझ आया चाहे नहीं आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सबको समझ आना चाहिए, इसके बाद का जितना भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर कभी किसी दिन आ गया कि आपको बताना है कि कौन सा स्क्रॉडिंजर इक्वेशन जो है वो सही है, तो हमने यही वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, ई माइनस वी। तो मैं तो बस ये याद रखना, डी स्क्वायर साई डी स्क्वायर एक्स वाई जेड 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अगर कभी आए तो ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं, हमें कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है।
कंफ्यूज हो गए। अब है बेटा यही टॉपिक है जिसके लिए मैं तुम्हें इतने दिनों से तैयार कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। अब भर भर के सवाल हैं, चाहे स्कूल में बैठो, नीट में बैठो, जेई में बैठो, भर भर के सवाल हैं। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बनाता हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से मैं क्वांटम नंबर आपको समझा पाऊँगा। देखना भाई, ध्यान से देखना बेटा। पहले एक बार आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लो कि क्या है क्वांटम नंबर। देखो भाई, ये जो साइंटिस्ट थे ये क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, जो मैंने कहा आपको समझ नहीं आया होगा, यही तो करना चाह रहे थे। साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, डीवी मतलब छोटे से वॉल्यूम में कितना, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अरे भाई फिजिक्स में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो भाई ये जोड़ते जोड़ते छोटी जगह से लेके इनफाइनाइट तक चले गए, और हम पता कर रहे हैं कि इनफाइनाइट तक जाने पे कितनी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 मतलब 100% के आसपास। अरे सही है कि नहीं। अब देखना बेटा, ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल दिमाग यहीं पे ले आओ सब लोग, ठीक है। अब अगले आज की क्लास, अगली क्लास पूरा बिल्कुल फोकस से पढ़ना है। तो मैं समझो हम वैसे चैप्टर का 70% खत्म कर चुके हैं, पर 70% से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो जो 30% बचा है इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इतना इंपॉर्टेंट है जो अगला पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, कोई डाउट आए मेरे से तुरंत पूछना, आपको सब समझ आएगा। भाई अब हम लोग एक हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वांटम नंबर। क्या बेटा, क्वांटम नंबर। उसके लिए बेस से साइंटिस्ट बना के चला गया कि कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कितना मिलेगा, साइंटिस्ट बना के चला गया। अब देखो क्वांटम नंबर का क्या मतलब है बेटा, क्वांटम नंबर का बस इतना सा हमें चीज़ें समझनी है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है वो। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने आपसे बोला था ना कि जैसे भाई मेरा एड्रेस मुझे अगर पता करना है तो भाई मैं सबसे पहले बोलूँगा कि मैं अर्थ पे रहता हूँ, हो गया। फिर मैं बोलूँगा कि अर्थ में भी मैं इंडिया में रहता हूँ। फिर मैं इंडिया में मैं बोलूँगा कि मैं मथुरा में रहता हूँ, ठीक है। सीधा मैं मान लो मथुरा पे ही आ गया, क्योंकि बेटा हमें सिर्फ 4 ही चीज़ बतानी है, वरना मैं और आ जाता। फिर अब मैं मथुरा में भी मैं सीधा बोलूँगा कि मैं वेटनरी कॉलेज मथुरा में पढ़ता हूँ या मथुरा में रहता हूँ। फिर तुम बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँच गए। अरे बिल्कुल पहुंच गए ना, मेरे घर कमरे के बाहर आ गए तुम। उसमें भी मैं बोल दूंगा कि मथुरा वेटनरी कॉलेज के गौतम हॉस्टल में रहता हूँ, मान लो हॉस्टल का भी तुम्हें नाम बता दिया। अब तुम मेरे सीधा हॉस्टल के बाहर खड़े हो जाओगे आके। अरे सही है, अरे भाई सही। वैसे मैंने गलत एड्रेस बताया, कहीं लड़ाई हो जाए किसी से, कोई मानता है ऐसा नहीं है, जानबूझ के, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस आपको बता दिया, ठीक। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस पता करना है, वही है बेटा क्वांटम नंबर। क्या है बेटा, क्वांटम नंबर। कि भाई एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्वांटम नंबर। मतलब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। देखना, ध्यान से देखना, सब लोग इधर आ जाओ। देखो इतना तो आपको पता है, कोई भी एटम होता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल में घूम रहे होते हैं। किस में घूम रहे होते हैं बेटा, शेल में। किस में घूम रहे होते हैं बेटा, शेल। तो इसी तरीके से ना हम लोग क्वांटम नंबर को भी कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको शेल नंबर बताएगा। क्या बताएगा बेटा, शेल नंबर। वैसे शेल नंबर पे आपकी पहले से ही PhD है, आपको पहले ही पता है। पहले शेल के को हम लोग क्या बोलते हैं, 1, L को क्या कहते हैं 2, M को क्या कहते हैं 3, N को क्या कहते हैं 4। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा, जो पहला वाला क्वांटम नंबर है, ये आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में आपको मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन किस शेल में आपको मिल रहा है, पहले शेल में मिल रहा है, दूसरे शेल में मिल रहा है, तीसरे शेल में मिल रहा है, चौथे शेल में मिल रहा है। डिप्रेशन हो गई, ठीक है। कौन से शेल में मिल रहा है ये आपको कौन बताएगा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं N से। किससे डिनोट करते हैं, N। मेरे हिसाब से इसके ऊपर आपकी पहले से ही PhD है। MVR = NH/2π। अरे पहले पढ़ चुके हैं ना ये N वाला। ये क्या है बेटा तुम्हारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N है, जिसे हम लोग N से डिनोट कर रहे हैं, ये शेल नंबर ही तो है यार। अरे क्या है, शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या है बेटा, शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल नंबर के बराबर बताएगा कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो मैं आपको बस थोड़ा ना समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू की बातें कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है। पर हमें समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मुझे पता चल गया कि सेकंड शेल में मान लो इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता चल गया कि सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब मैं ये पता करना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है
इस शेल में भी कहाँ पे प्रेजेंट है, इस शेल में भी कहाँ पे प्रेजेंट है, उसे हम लोग कहते हैं सब शेल। क्या कहते हैं बेटा, सब शेल। क्या कहते हैं बेटा, सब शेल। ठीक, उसके बारे में हमें बताया गया था एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर में। ठीक है, उसे हम लोग डिनोट करते हैं एल से। ये ध्यान से सुन लेना क्योंकि आप लोगों के लिए पहली बार ये शब्द इस्तेमाल है और पूरी केमिस्ट्री में 12वीं के अंत तक ये शब्द डेली इस्तेमाल हो रहा होगा। एल नहीं, इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ। एल की वैल्यू बेटा जो होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग के लिए अलग अलग है। जैसे जो एस होता है, एस, उसके लिए एल की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है बेटा, एल की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, 0। पी के लिए होता है बेटा 1, कितना होता है बेटा, 1। डी के लिए होता है 2, एफ के लिए होता है 3। तो आपको ये रटना है बिल्कुल ऑन द स्पॉट। ठीक है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए कि भाई एस के लिए एल की वैल्यू, एल का मतलब क्या है, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। ठीक है, हम एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। पी के लिए क्या होती है 1, डी के लिए क्या होती है 2, एफ के लिए क्या होती है 3। भाई इसका बस इतना सा मतलब है कि मैं ये कह रहा था इस सब शेल में है ना, तो इस सब शेल में भी देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे ऐसे पड़ा हुआ है, 1 के गुच्छे में पड़ा है, कहीं पे 3 के गुच्छे में पड़ा हुआ है, मतलब 3 डब्बे हैं जिसे हम लोग कह रहे हैं ऑर्बिट। जो डब्बे हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बेटा, और देखो जो बाहर वाला है गोल बड़ा सा, इसे हमने बोला था शेल। क्या बोला था बेटा, शेल। ये पूरे को, इसको हम कहते हैं सब शेल। क्या कहते हैं बेटा, सब शेल। जैसे देखो आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जो पहला सब शेल है एस, इसमें होता है केवल 1 डब्बा। केवल कितना डब्बा होता है बेटा, 1। जो पी सब शेल है इसमें होते हैं 3 डब्बे। कितने डब्बे होते हैं बेटा, 3। डी जो सब शेल है इसमें होते हैं 5 डब्बे। कितने डब्बे होते हैं बेटा, 5। 1 2 3 4 5। ऐसी एफ होता है, उसमें कितने डब्बे होते हैं, 7। कितना होता है बेटा, 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपसे पूछूंगा एस में कितने डब्बे होते हैं बेटा, 1। पी में 3। बहुत काम की चीज़ है भाई, पूरा अगला चैप्टर भी इसी पे निकालूंगा, उसका अगला चैप्टर भी इसी पे निकालूंगा, दोनों अगले आने वाले चैप्टरों में काम है। एस में कितना डब्बा है बेटा, 1। इस डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, शेल वो बड़ा वाला, के एलिमेंट जिसमें घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर भी मैं गया, उसे हम लोग कह रहे हैं सब शेल। क्या कह रहे हो बेटा, इसे सब शेल। क्या कह रहा हूँ बेटा, सब शेल। ये जो इलेक्ट्रॉन के हम ढूंढ रहे हैं ये कौन से सब शेल में, एस में पड़ा हुआ है कि पी में पड़ा हुआ है कि डी में पड़ा हुआ है कि एफ में पड़ा हुआ है। ठीक है, कि वो जिस इलेक्ट्रॉन को मैं ढूंढने जा रहा हूँ वो किस सब शेल में है। अब अगर मैं इस सब शेल के अंदर भी जाऊँ कि भाई पी में है, मुझे पता चल गया पी सब शेल में, पर अगर मैं ये भी पता करना चाहूँ कि इस पी सब शेल में भी कौन से वाले डब्बे में है, अभी आने वाले टाइम में तुम्हें पढ़ाऊंगा कि जो पी होता है ये भी 3 पार्ट में, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। मतलब पी में भी एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में है कि जेड एक्सिस में, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक हो गया शेल वो बाहर वाला, इसके अंदर हम जाएंगे तो बेटा हमें क्या मिलेंगे, सब शेल। और सब शेल में भी जो डब्बे हैं इसे क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल डब्बों को। ठीक है, यही है हमारा क्वांटम नंबर। क्या है बेटा, क्वांटम नंबर। अब एक रह गया बस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलें पीपीटी पे, फिर समझ आया, एक इमेज बन गई दिमाग में। क्वांटम नंबर मतलब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला वाला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको किसके बारे में बता रहा है, शेल। किसके बारे में, शेल। दूसरा वाला क्या किसके बारे में बता रहा है, सब शेल। किसके बारे में, सब शेल। और सब शेल मतलब एस सब शेल। एस सब शेल के लिए एल की कितनी वैल्यू थी, 0। सही है। पी की कितनी थी, 1। डी की 2, एफ की 3। क्लियर है। चलें बिल्कुल, अब आपको समझ आएगा जो भी वहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखो फटाफट देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखते जाएंगे। इसमें बस 2-3 नई चीज़ें और हैं, 2-3 चीज़ें बस छोटी छोटी सी नई है जो मेरे को आपको बस बतानी है। ठीक है, देखना ध्यान से। देखो बेटा, हम लोग क्वांटम नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या लिखा है, सेट ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबरों का गुच्छा है जो आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देगा। क्या बता देगा, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। वही लिखा है, सेट ऑफ नंबर विच गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये जैसे सबसे पहले लिखा है 1 या 2, तो 1 या 2 मतलब वो उसका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि इस शेल में है, इस शेल में। जैसे भाई आप लोग मेरा एड्रेस पता करने आए थे, आप लोग मेरा एड्रेस पता करने आए थे, तो मान लो मैंने ऐसे लिखा इंडिया
फिर लिखा यूपी, उसके बाद लिखा मथुरा, फिर लिखा वेटनरी कॉलेज। ये मान लो इन सब को मैंने नंबर दे रखा है, जैसे इंडिया का मान लो कोई नंबर है 91 लिखा रहता है ना, शायद कुछ ऐसे ही रहता है ना इंडिया में, है यूपी का कोई नंबर होगा मान लो ऐसा है, जो भी है जो भी रहता हो मान लो, ठीक है। अब मथुरा का जैसे मान लो पिन कोड है, कितना है पिन कोड 281001, यही है ना 281001, मेरा यही है, मेरा यही है, मेरा यही है, हमारे कॉलेज का ही है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं विश्वविद्यालय गो अनुसंधान संस्थान मथुरा 281001, यही है भाई हमारे कॉलेज का एड्रेस। देख अगला है वेटनरी कॉलेज, इसको हमने नंबर दे दिया, मान लो कि यूपी में मान लो 2 वेटनरी कॉलेज। तो इधर देखना बेटा, बात मत करो। तो देखो ये 4 नंबर मिल गए जिसकी मदद से तुम बिल्कुल मेरे एड्रेस पे पहुंच गए। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है ना, अभी तुम लोग देखोगे तो ऐसा लिखा होगा, देखो 1 2, समझ गए। फिर आगे मान लो कुछ लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा है +1/2। तो मतलब तुम इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल एड्रेस पे पहुंच जाओगे कि पहले शेल में 2 का मतलब सब शेल कौन सा होगा, कोई बच्चा बता सकता है? सब शेल डी के लिए ही तो था, डी के लिए। उसके बाद आगे और बढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि बेटा जो अभी हम डब्बे में पहुंच गए थे ना, अरे डब्बे में नहीं पहुंच गए थे, उस डब्बे में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक डब्बे में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये जो एक आगे वाला बना रखा है सीधा, ये होता है बेटा +1/2। क्या होता है बेटा? +1/2। एक होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मूवमेंट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन मतलब किस तरीके से रोटेट कर रहा है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को बोलते हैं प्लस, एक को बोलते हैं माइनस, यही लिखा हुआ है प्लस। मतलब तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझ रहे हो, अपने अराउंड कैसे रोटेशन कर रहे हैं। तो यही है हमारा क्वांटम नंबर। क्या है बेटा? क्वांटम नंबर। अब चलो थोड़ा जल्दी करेंगे, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें फटाफट आसानी से, भाई बात मत करो। देखो इधर, तो क्वांटम नंबर का मतलब समझ गए, कुछ नंबर का एक गुच्छा है जिसकी मदद से आप क्या पता कर लोगे बेटा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रॉन। और हमें कितने क्वांटम नंबर पढ़ने हैं बेटा? 4। कितने पढ़ने हैं बेटा? 4। कितने पढ़ने हैं? 4। इसमें से सबसे पहला आपको मैं कौन सा पढ़ाऊंगा बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा पढ़ाने जा रहा हूं बेटा? पहला आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? n से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। तो ये आपको याद रखना है, रख पाओगे? ठीक है। अब n के बारे में आपको सब कुछ पता है। n आपको किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट या शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इस n का इस्तेमाल आप पहले भी कर चुके हो। जब आप एनर्जी निकालते थे, रेडियस निकालते थे, तो रेडियस में फॉर्मूला आता था ना 0.539 n²/z। या एनर्जी वाले में क्या फॉर्मूला था? -13.6। बताओ क्या फॉर्मूला था? n²/z²। अरे निकाला था, वहाँ n क्या था? अरे शेल नंबर ही तो था। तो उसी के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएंगे। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अगर k है, k के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। तो ये चीज़ याद रख सकते हो। अरे रख पाओगे याद? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कभी भी 1.5 हो सकता है क्या? 1.5वें सेल में घूम रहा हो, 2.5वें सेल में? कभी नहीं हो सकता। मतलब हमेशा कैसा होगा बेटा? एक होल नंबर। कैसा होगा? होल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया। पहला जो हमने पढ़ा एड्रेस इलेक्ट्रॉन का, वो आपको क्या बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? शेल। किसके बारे में बता रहा है? शेल। क्लियर है? अरे क्लियर है। हमेशा कैसा होगा बेटा? ये होल नंबर। कैसा होगा? होल। हम लोग ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक हो सकती है बेटा? इनफाइनाइट तक। 1 से लेकर कहाँ तक हो सकती है बेटा? इनफाइनाइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रख पाओगे याद? मुझे 3-4 शब्द बता दो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बता रहा है? शेल या ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा कैसा होता है? होल नंबर। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखोगे। इसी के बेस पे तुमसे क्वेश्चन करा दूंगा मैं हमेशा। ठीक है, चलो ठीक है। और भी बहुत सारी बातें अभी आगे करेंगे उसको। चलो अगला पार्ट है बेटा हमारा एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर, या जिसे हम लोग और क्या कहते हैं बेटा? सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अच्छा ये चीज़ आपको क्लियर है? ये वाली चीज़, सबशेल वाली चीज़। अभी रुक जाओ, पहले ही पढ़ लेते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखना, बात मत करो, कोई एक आधा बच्चे बात करें। एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल l से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे करते थे? n। किससे करते थे? n। एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर को किससे करें? स्मॉल l से। किससे बेटा? स्मॉल l। अब देखना ध्यान से,
बहुत काम की चीज़ है। मैंने वैसे आपको बता चुका हूँ भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल के बारे में बता रहा था, है ना, कौन से वाले में। इसमें मैंने बोला ना बहुत सारे सब शेल होते हैं, एस सब शेल, एस सब शेल में कितना डब्बा होता है, 1, पी सब शेल में कितने डब्बे थे, 3, डी सब शेल में कितने डब्बे थे, 5, एफ सब शेल में कितने डब्बे थे, 7। तो ये जो एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर है बेटा, ये हमें बताता है सब शेल के बारे में। किसके बारे में बेटा, सब शेल। अरे किसके बारे में बताता है, सब शेल। अब देखना, एस सब शेल के लिए, एस सब शेल के लिए एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर जो है, जैसे हम एल से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0। पी के लिए कितनी है, 1, डी के लिए कितनी है, 2, एफ के लिए कितनी है, 3, जी के लिए कितनी है, 4। बहुत काम के शब्द हैं, ऐसा लिखा हुआ देखो कहीं पे शब्द, अभी दिखाऊंगा, क्वेश्चनों का भंडार भरा पड़ा है, समझ गए, तुम समझ जाओगे। अभी हम लोग पता क्या करेंगे, देख ऐसा लिखा होगा 3p और लिखा होगा 4s, हमें दोनों की एनर्जी निकालनी होगी, एनर्जी। तो मैं कहूँगा एनर्जी निकालने के लिए n+l वैल्यू देखते हैं। क्या देखते हैं, n+l। तो जो आगे लिखा हुआ ये n होता है, क्या होता है बेटा, n। तो इसका n कितना है, 3, और p के लिए l कितना होता है, 1। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। अरे सही है, इसके लिए भी n+l निकालते हैं। इसका n कितना है बेटा, 4, l कितना है, 0, 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4। ये भी 4 है और ये भी 4 है, 8 नहीं। बस हमें दोनों का एनर्जी बताना है किसकी एनर्जी ज़्यादा है। अरे मैं एनर्जी बताने किसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये तो दोनों की एनर्जी क्या आ गई बेटा, सेम। अरे आ गई कि नहीं आ गई। तो अब हम इसमें भी डिसाइड करेंगे कि अगर दोनों की एनर्जी सेम आ जाए तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्या, n, जो आगे लिखा हुआ है, अगर जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। और अगर कभी कोई सिंपल सा क्वेश्चन है 4s और लिखा हुआ है मान लो 3s, ठीक है, तो इसके लिए n कितना है बेटा, 4, और s के लिए कितना होता है, 0। ये 3, s के लिए कितना होता है, 0। तो 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, 4s की। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वैल्यू बड़ी छोटी। पर अगर वैल्यू बराबर आ जाए तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बेटा, बताओ। इसका क्या ज़्यादा होगा, n, या मैं क्या बोलूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो आगे लिखा रहता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर आपको इनका निकालना आता है। अरे आता है ना, एस का एजी म्यूचुअल l कितना होता है, p का, d का, f का 3। क्लियर है। तो एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बताता है, सब शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट ऑफ एटम, की जो इस ऑर्बिट के अंदर भी कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, एस में है या पी में है, एस में है या पी में। तुम समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल अंदर जाते जा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, अरे क्लियर हो गई, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। तो ये और एक चीज़ के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। अभी ये चीज़ अभी आप समझ नहीं पाओगे जब तक मैं डब्बा नहीं बताऊँ। बेटा मुझे सब समझ आ रहा है, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बोल रहा इन बेंचों पे बैठ के मैं भी गया हूँ, है ना, और 2-4 साल पहले ही, 5 साल। ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, है ना, कि भाई 50 साल मेरी उम्र हो गई हो। ठीक है, तो पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, ये देखो, ये जो है बेटा, ये आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। किसके बारे में बताता है बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल, कि सब शेल किस तरीके से ओरिएंटेड है, प्रेजेंट है, कौन पहले प्रेजेंट है, कौन बाद में प्रेजेंट है। ये चीज़ मैं आपको या तो अभी बता दूंगा इस चैप्टर में, या अगले चैप्टर में बताऊंगा क्या होता है ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। तो ये भाई क्वेश्चन आ चुका है, बता दो, नीट में सीधा क्वेश्चन आया था, ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये ऑप्शन में था, ये जी म्यूचुअल भी नहीं था, सब्सिडरी क्वांटम नंबर था, शायद नीट का क्वेश्चन है, आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा ओरिएंटेशन सब शेल का कौन बताता है, कौन बताता है बताओ। हाँ, और सब शेल भी वैसे भी कौन बताता था, अरे सब शेल के बारे में किसने बताया, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। अब एक शब्द सुनना, सिर्फ दांत ही दिखाइयो और कुछ बोलो, तेरे से ही बोलो, नीली टी शर्ट है ना, पढ़ ले बेटे। 10वीं नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 10वीं वाली मेंटेलिटी से निकल जाओ। सब कुछ पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं आएगा। अब ये वाली स्थिति आ जाती है 11वीं क्लास में। अगर 10th क्लास में 15% सिलेबस था ना, तो 11वीं क्लास में 500% सिलेबस है। इतने का डिफरेंस है 10वीं और 11वीं में। मैं ये नहीं कह रहा 10% 10वीं में था, 20% 11वीं में,
10 का मान लो तुम 100% है, मतलब 10 गुना या 15 गुना ज़्यादा सिलेबस, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और मुश्किल है, समझ गए? तो वो बुद्धि से निकल जाओ, वरना भी पता क्या होगा, दोबारा 11वीं पढ़ोगे और फिर मजा आएगा और फिर पढ़ोगे। जब दोबारा में बच्चे पढ़ते हैं ना तो मजबूरी में पढ़ते हैं, जैसे 12वीं में फेल होते हैं, जब सप्ली आ जाती है पढ़ते हैं, फिर हमसे बोलते हैं भैया पढ़ा। मैं क्यों पढ़ाऊँ भाई, एक ही बार पढ़ाएंगे अच्छे से, बहुत तमीज़ से, बहुत तेज। देखो मैं चाहता पीपीटी पे लिखा था 5 मिनट में बता के निकल जाता, एक पेज नहीं पढ़ा पाया मैं पिछले आधे घंटे में। समझ पा रहे हो ना, कितनी सारी चीज़ें हैं बताने को, एक पेज नहीं पढ़ा पाया, वरना बस पढ़ाने में 7 मिनट 8 मिनट लगते हैं। तुम वीडियो भी देख लेना, मेरे ही सर की वीडियो है, जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया उन्हीं की पीपीटी में लेके आया हूँ डाउनलोड करके, देख लेना, सुधांशु सर की पीपीटी है, समझ गए? 5-7 मिनट में उन्होंने भी निपटा दिया होगा। और मुझे ये पता है कि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, अरे तुम लोग पहली बार ही पढ़ रहे हो ना, नीट के हिसाब से उन्होंने पढ़ाई ये चीज़ कि कोई ड्रॉपर है फटाफट पढ़ा दिया, ठीक है? तो बेटा पढ़ ले, दांत मत दिखा ना, दांत तोड़ देंगे। देखो भाई एक सवाल आता है पेपर में कि आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी सबशेल का, ठीक, पाँव मत हिलाओ भाई, एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी सबशेल का। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम का, एक फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का किसी सबशेल के निकालने के लिए। यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, देखो बेटा, √L L+1 h/2π। अच्छा आपको एक चीज़ याद है, h/2π को हम लोग और कुछ लिखते थे क्या, h डैश। तो अब इसी, ये 2 बार क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, ध्यान रखना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल ऐसे दे दिया था कि P सबशेल है, P सबशेल है, बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा P सबशेल का। तो आप बताओ ना मुझे कितना होगा। P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, अरे बोलो यार, अभी तो पढ़ गए। S के लिए कितनी थी 0, P के लिए 1, तो ये लिखा 1 ब्रैकेट में लिखा, L की जगह 1+1 कितना हो गया 2, और h/4π की जगह उसने लिख दिया था h डैश, तो कितना हो गया √2h डैश। ये था आंसर, टिक करना था। बताओ क्या मुश्किल है इसमें, क्या मुश्किल है, कुछ है मुश्किल इसमें? अभी यह पूछ देगा 4p। अब बताओ इसमें L की वैल्यू कितनी होगी, अरे L तो उतनी ही रहेगा, P की वैल्यू कितनी है 1, तो अभी भी वही आंसर आएगा। अगर लिखा हो, मान लो लिखा हो 3D, क्या लिखा हो 3D। अब D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 + 1 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा √6h डैश या h/2π। ऐसे भी लिखा हो सकता है ना, √6h/2π, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या लिख सकता हूँ √3h/π। अब तुम देखना ना ऑप्शन कैसा, उस हिसाब से ही तो सॉल्व करोगे भाई। h डैश में हो तो h डैश, h/2π हो तो h/2π, काटा पीटी गया तो काटा पीटी कर पाओगे ऐसे सवाल। क्या निकाला हमने, क्या ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल। तो ये चीज़ याद रखना, रख पाओगे बेटा याद, अरे रख लोगे ना याद इसको, चलो तब कर लोगे। इस फॉर्मूले का मतलब समझ गए, किसी सबशेल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे, क्या फॉर्मूला है √L L+1 h/2π। क्लियर है? और ये चीज़ समझ गए सबशेल के लिए किसकी कौन सी वैल्यू होगी। अब देखना भाई, काम की कुछ बातें करेंगे, देखो ध्यान से। ये ना बहुत काम का एक शब्द लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना और रट लेना, बिल्कुल कभी मत भूलना इसको आप लोग कभी मत भूलना बेटा। इसमें ना वाइट वाला पार्ट दिखता नहीं है, दिक्कत ये है कैमरे में तुम्हारे, अब दिख रहा है सब। देखो ध्यान से देखना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ भाई कि जो L की वैल्यू होती है, L का मतलब सब्सिडेरी क्वांटम नंबर है, AG म्यूचुअल क्वांटम नंबर। जो L की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 0 से लेकर n-1 तक। कितने से कितनी होती है बेटा, 0 से n-1। n क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर शेल नंबर, या फिर शेल नंबर। अब देखो मैं आपसे जैसे 1-2 पूछता हूँ, आप बताना। जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है बेटा 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 0, क्या हो जाएगा 0। तो अगर कोई n = 1 वाला है तो उसके लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0। और 0 का मतलब n तो 1 है भाई, जो आगे लिखते हैं हमेशा वो किसको डिनोट करता है n को। तो यहाँ n 1 है तो मैंने 1 तो लिख लिया,
पर अगर L की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कौन सा सब शेल होगा ये? S। तो इसे मैं क्या लिखूंगा बेटा? 1s। क्लियर है कि नहीं है बताओ? अरे बोलो, मैंने एक चीज़ बोला था ना कि L की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के n-1 तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से n-1। अगले में समझ आएगा तुम्हें, अगले में, इसमें नहीं समझ आया हुआ ज़्यादा, मुझे पता है। देखना, आप देखना, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, n की वैल्यू कितनी है? 2, तो L की वैल्यू हमने क्या पढ़ा है? 0 से लेकर n-1 तक आएगी। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो 2-1 कितना हो गया? 1। मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से 1। मतलब L की वैल्यू 0 से 1 तक, मतलब दो ही तो नंबर है, एक क्या है? 0 और एक क्या है? 1। तो मतलब इसकी दो वैल्यू आएगी, एक आएगी L = 0, एक आएगी L = 1। तो एक बार 2 के साथ क्या लिख दोगे? 0 का मतलब क्या है? S। और एक बार 2 के साथ क्या लिख दोगे? P। तो भाई n = 2 के साथ आपको केवल दो मिल रहे होंगे, 2s और 2p। अगले चैप्टर का बेस बनते जा रहा है, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किए। इस आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगला चैप्टर, उसका अगला चैप्टर, सारे चैप्टर यहीं से निपटेंगे। तुम देखना, मैं आगे बस लिख के भाग जाया करूँगा, समझाऊँ। जो भी एब्सेंट है उन्हें बोल देना भैया लिंक सुबह तक तो आ ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती है ना, मेरे को लगता है 9-10 GB की हो जाती है, उसे अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो सुबह तक लिंक चली जाएगी। जो भी एब्सेंट है बोलना, अगली क्लास में पढ़ के आना, वरना तुम सबका बहुत नुकसान होता है जो आए हैं क्लास, फिर मैं कल भी यही पढ़ाऊँ तो क्या मतलब हो? कोई मतलब हुआ आज तुम्हारे आने का? चलो अब देखना, अगर n की वैल्यू 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो आप लोग मुझे बताओ, हम लोग n की वैल्यू 3 के लिए क्या लिख सकते हैं? बताओ भाई, n की वैल्यू 3 है, मान लो n की वैल्यू आपके पास 3 है, तो अगर मैं पूछूं L की क्या वैल्यू होगी, तो बताओ L मतलब हम L निकालने का तरीका क्या है हमारे पास? बताओ, 0 से लेकर के n-1। अगर n 3 है मतलब 1 2 0 और 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो 0 से 2 के बीच में क्या क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2। ये L की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? L। n क्या है बेटा? 3। तो 3 के साथ जब 0 आएगा तो मतलब क्या लिखूंगा? 3s। क्या लिखूंगा? 3s। दूसरा 3 के साथ 1 आएगा तो क्या लिखूंगा? 3p। 3 के साथ 2 आएगा तो क्या लिखूंगा? 3d। क्लियर है बेटा? देख मैं दिखाऊं तो एक और तरीका क्या होता है लिखने का। देख, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। अब पर तुम्हें समझ आ गया कि क्यों ऐसा ही लिखा रहता है। 1s ही क्यों लिखा? 1s और 1p क्यों नहीं लिखा? समझ गए? क्योंकि एक अगर n की वैल्यू है तो उसके लिए L की वैल्यू केवल क्या आएगी? 0। और 1 के साथ हमेशा फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 1s। ये हर किताब में लिखा, कहीं एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि क्यों ऐसा ही लिखा हुआ है। अभी मैं पढ़ाऊंगा कि जब हम लोग अब एनर्जी वाइज लिखेंगे ना, वैसे तो मैं तुम्हें बता दूंगा किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तुम वैसे भी पता है, बचता ही है क्या? एनर्जी निकालेगा क्या फॉर्मूला है? n+L। क्या बेटा? n+L। n समझ गए ना? n क्या है जो सामने दिख रहा है? क्या है? n। और L इसके लिए क्या है? बताओ, इसके लिए क्या है? L की वैल्यू 0। 3 + 0 कितना हो गया? 3। इसके लिए P की वैल्यू 3, n तो कितना है? 3। और P के लिए L कितना है? 1। 3 + 1 4। इसमें बताओ 3D में 3 और D के लिए क्या वैल्यू है? 2। तो 3 और 2 5। किसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी? 3D। उसके बाद 3P, उसके बाद 3s। क्लियर है? पर 3s या मान लो 3p और 4p। 4p के लिए बताओ n की वैल्यू कितनी है? 4। p के लिए l की वैल्यू 1। 4 + 1 5। देखो 4p और 3d दोनों की एनर्जी कितनी कितनी आ रही है? 5 5। अब मुझे बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? 4p। क्यों 4p की ज़्यादा होगी? क्योंकि इसका क्या ज़्यादा है? n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? ज़्यादा। बहुत सारी बातें हो गई। अभी तो हम जा रहे थे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस पे, तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया किस शेल में हो गई। किसने बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल के अंदर भी हम लोग घुस गए, सब शेल में। किस में घुस गया बेटा? सब शेल। अब आपको पता चलेगा कौन कौन से सब शेल होते हैं? S, P, D, F और जो G, H, I जो बहुत सारे होते हैं। और हमारे ना तुम देखना पूरे 2 साल निकल जाएंगे। S, P, D, इन्हीं 3। F भी है। F में तुम्हारे पूरे 2 साल निकल जाएंगे, तुम्हारी डिग्री निकल जाएगी 11वीं 12वीं की। क्लियर है बेटा? सब शेल। इस सब शेल में
इस सबशेल के बारे में एजी म्यूचुअल साहब ने बताया और उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया, एल से। किससे रिप्रेजेंट किया, एल। तो अब जो एल है बेटा सबके लिए अलग अलग वैल्यू है, क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एल की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमने एक तरीका देखा, क्या से क्या है, 0 से n-1, समझ गए। अरे क्लियर है इतना, चले आगे उस पीपीटी में आगे, चलो देखना समझना। देखो भाई ध्यान से देखो, अब देखना। अच्छा भाई बात करने को नहीं बोला, अब मैं इसे फटाफट निपटा के मैं भाग जाता हूँ क्योंकि अब आपको आ गया है। एंगुलर मोमेंटम निकालना आ गया है, क्या फॉर्मूला था, √L+1 h/2π। कोई s के लिए पूछेगा तो s के लिए l की क्या वैल्यू होती है, 0। तो 0 0 + 1 h/2π कितना हो गया, 0। अब इसमें टाइम देने की तो जरूरत नहीं है ना। p के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1। तो √1 1 + 1 h/2π कितना हो गया, √2 h/2π। अरे सही है गलत है, चलो इसके बाद। अच्छा एक गलती हो गई है, गलती पता है क्या हो गई है, कि जो h/2π है अंडर रूट में नहीं है। मैंने शायद पहले अंडर रूट में बता दिया था तुम्हें, है ना। तो ये अंडर रूट में नहीं है, ये इस फॉर्मूले में भी लिखा होगा, देखो ये अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये करेक्ट कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को गलत समझ आ गया हो तो ये h/2π अंडर रूट के बाहर है, केवल इतना पार्ट अंडर रूट में है, √L L+1 केवल ये अंडर रूट में, h/2π हमने बाहर रख रखा है। अरे सही है ना। देखो इसमें देखो, अब आप कर लोगे फटाफट, अब कर लोगे। देखो इसमें ये रहा d के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो बताओ कितना होगा, 2 2 + 1 3 3 दूनी 6, तो √6 h/2π। अरे सही है गलत है, इसे और मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करके, है ना, इसको कर सकते हैं। इसको तुम 2 को और क्या लिख सकते हो, √2 × √2, √2 से √6 कट जाएगा तो √3/√2। अरे मैथ आती होगी, ऐसा मैथमेटिक्स है भाई, मेरे से ज़्यादा तुम्हें मैथ्स आती है, याद रखना, ठीक है। कर पाओगे इस टाइप के सवाल, ये क्लियर है। मुझे एक चीज़ बताना, एक लाइन लिखी, बड़ी अच्छा सवाल है, लिखा है 2D पॉसिबल है कि नहीं है। कैसे पता मुझे 2D पॉसिबल है क्या इस दुनिया में। देखो 2D में पहले n की वैल्यू बताओ, 2। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो l कितना तक हो सकता है, सोच के बताओ मुझे। 1 तक, 1 का मतलब p तक, d हो सकता है कभी नहीं। अरे नहीं समझे ना तुम, नहीं समझ गए भाई। 2p हो सकता है, 2s हो सकता है। अरे भाई क्योंकि 2 के साथ l की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी, तो मतलब 0 आएगी तो 2s हो सकता है, 2p हो सकता है, पर 2d कभी नहीं। ऐसे ही देखो लिखा हुआ है 3f हो सकता है क्या, पहले मुझे बताओ। n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2। तो अगर 3 के साथ 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, 3s, 1 आएगा तो 3p और 2 आएगा तो 3d। इसके आगे हम लिख नहीं सकते, तो 3f पॉसिबल नहीं है। अगर इतना आपको आ गया मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आपको आ गई, बहुत सारे क्वेश्चन सब हम लोग कर पाएंगे इसी के बेसिस पे। केवल इतना ही, इसमें लिखा तो 2 पेज था, मैंने आपका पूरा आधा घंटा 40 मिनट ले लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो, ध्यान से देखना। अगर मान ले बेटा, बात नहीं करेगा कोई, बात नहीं करेगा, देखो फॉर हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन बोहर, आपको एक चीज़ पता है ना कि बोहर मॉडल हम लोग बेटा केवल किसके लिए लगा पाते थे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। अरे सही है गलत है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, और मैं पूछूँ कि जो एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा है, 1s की या 2 वालों की, 2 वालों की। अरे सही है ना, 2 वालों की, 3 वालों की, 3 वालों की, 3 वालों की, 4 वालों की, 4 वालों की। अरे इतना क्लियर है। अगर हम इसके अंदर भी बात करें, अगर कभी 2 की एनर्जी का लेवल सेम आ जाए तो आप कैसे डिसाइड करोगे किसकी एनर्जी ज़्यादा है, n से। किससे बेटा, n। ये लिखा है एनर्जी का जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, n के। जिसकी n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका एनर्जी का लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। पता है कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो 1s है ये 2s 2p है, ये 3s 3p 3d है, ये तीनों के तीनों एक ही क्वांटम नंबर में, मतलब एक ही शेल में। देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब समझ आएगा तुम्हें। देखना ध्यान से, बात करने को नहीं बोला भाई, इधर देखो। 1s का मतलब ना
सारे इसी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। 2s और 2p का मतलब 2s कहीं यहाँ पड़ा होगा और इसी शेल में कहीं 2p भी पड़ा होगा। इन दोनों की एनर्जी अलग अलग है 2s 2p की, पर इन दोनों का क्या सेम है? शेल। क्या सेम है? शेल। अब जब थर्ड शेल में जाओगे, एक मिलेगा 3s, क्या मिलेगा? 3s। एक आपको क्या मिलेगा? 3p। एक आपको क्या मिलेगा बेटा? 3d। इन सब में क्या सेम है? शेल या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आगे भी लिखा है 4, इसका मतलब जो अगला वाला शेल है बेटा, इसमें आपको 4s मिलेगा, 4p मिलेगा, 4d मिलेगा और 4f मिलेगा। क्या मिलेगा? 4f। ये चीज़ आपको क्लियर है? क्लियर है? कर पाओगे? कुछ चीज़ें अभी आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चनों का भंडार आएगा। ठीक है, अब देखो, कभी भी टाइम है ना हमारे पास, टाइम कितना हो रहा है? कोई घड़ी वाला नहीं है? कितना टाइम? 31 ही हो रहा है ना। 1 ही मिनट एक्स्ट्रा हो, मर थोड़ी जाओगे 2-4 मिनट पढ़ लो। नालायक बच्चे। देखो, अब देखो, अगर कभी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आता है और हमें अगर एनर्जी का लेवल डिसाइड करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए n+l रूल फॉलो करते हैं। किसके क्या फॉलो करते हैं? n+l। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आया था उसमें तो हम लोग अगर कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर एक ही एटम के बारे में बात हो रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, तो हम तो n से डिसाइड करते हैं कि भाई 1s से ज़्यादा किसकी एनर्जी है? 2 वालों की, फिर 3 वालों की, फिर 4 वालों की। पर कभी भी अगर ऐसा आता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उस सिस्टम में हम लोग किसका, यही वाला क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा पेपर में, हम लोग यूज करते हैं n+l। क्या यूज करते हैं बेटा? n+l। ये आपको ऑलरेडी आता है। 2s है, 2p है। तरुण, 2s के लिए n की वैल्यू क्या है? 2, और s के लिए l की क्या वैल्यू है? 0। तो 2 + 0 2। अब इसके लिए बता, 2p के लिए n की क्या वैल्यू है? 2। p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 + 1 3। किसकी एनर्जी ज़्यादा है? 3 की या 2 की? 3। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई? 2p। और अगर कभी सेम हो जाए, देखो बता साहिल, 3d और 4p, 3d में n की वैल्यू क्या है? 3, और d के लिए l की वैल्यू क्या है? 2। सही बोल रहे हैं? 3 + 2 कितना हो गया? 5। और 4p में n की वैल्यू क्या है? 4, और p की वैल्यू l क्या होगा? 1। 4 + 1 5। इसमें भी कितना था? 5। इसमें भी कितना है? 5। अब बता किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? 4p। क्यों 4p? n की वैल्यू ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? n। भाई 2 शब्द हमने पढ़ लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हम लोग केवल किससे एनर्जी को कंपेयर कर रहे थे? n से। अरे किससे कर रहे थे? n। और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में किससे करें? n+l। और जहां n+l भी सेम हो जा रहा है, वहां किसको हम लोग डोमिनेट करवा दे रहे हैं? n को। समझ पाए? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, कई बार सवाल आ चुका है, कर पाओगे? अब हो गया टाइम। अब अगर 2 क्वांटम नंबर हो गए, कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर। अब हमारे पास 2 बच गए। एक है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ये रहा, देखो क्या लिखा हुआ है? स्पिन क्वांटम। तो हमें 4 क्वांटम नंबर पढ़ने थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, अब 2 बच गए हैं। 2 आसान, आगे वाले तो बहुत आसान है, उसी में थोड़ा लोचा था। समझ आया लोचा? मुझे 4-5 शब्द बता दो, मैं समझ जाऊंगा क्वांटम नंबर समझ आ गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं? n। n क्या बताता है? शेल नंबर। कहाँ पे, किस शेल में? सही है, क्लियर है। आ जाते हैं अगले में, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? सब शेल। और क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। और क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सब शेल। क्या फॉर्मूला था? √L+1। रुक जाओ, बाहर में क्या लिखेंगे? h/2π। ये h/2π को मैं क्या लिख सकता हूँ? h'। क्लियर है? n की वैल्यू से क्या l की वैल्यू निकाल सकते हैं? L इज इक्वल टू 0 to n-1। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो उसकी l की वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ 0। मतलब 1 के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है? s। 2 के साथ 2s भी और 2p भी। 3 के साथ 3s 3p 3d। 4 के साथ 4s 4p 4d 4f।
5 के साथ 5S 5D सॉरी 5P 5D 5F 5G। तुम समझ गए ना, समझ गए, क्लियरिटी आ गई दिमाग में, कर पाओगे सवाल। सवालों का भंडार है, अभी एक क्लास और रुक जाओ, उसके बाद सवाल ही सवाल निकालेंगे, ठीक।